चलिए, पिछली क्लास में हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़े थे, ठीक है। पीएच स्केल क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो यह बताता है कि कोई भी एसिड या कोई भी बेस, इट इज ए स्केल which determines the acidic or basic strength of an acid or a base, ठीक है। अंतिम तक जुड़ता है उसमें, ठीक है। तो पीएच स्केल क्या है? एक स्केल है जो यह बताता है कि कोई भी एसिड या किसी भी बेस का एसिडिक स्ट्रेंथ कितना होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है? 0 से लेके 14 तक, ठीक है। ये जो मिड वैल्यू है 7, ये न्यूट्रल सब्सटेंस का आता है। हम लोग कल उस दिन निकाले थे पिछले क्लास में। वाटर जो होता है उसके अंदर H+ का कंसंट्रेशन और OH- का कंसंट्रेशन ये क्या होता है? सेम होता है। और कितना होता है? 10⁻⁻7 होता है, ठीक है। और इसी के बेसिस पर जब इसका पीएच वैल्यू निकाला गया, उस दिन आपको बताए थे -log ऑफ H+ कंसंट्रेशन। यहां से निकलता है कितना? -log 10⁻⁻7। बेस 10 है तो -7 क्या हो जाएगा? आगे चला आएगा तो +7। इसीलिए जो न्यूट्रल सब्सटेंस है, जैसे कि वाटर आपका हो गया या जो न्यूट्रल साल्ट होता है, इन सब का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। और जितने भी एसिड्स होंगे तो एसिड का H+ कंसंट्रेशन क्या होगा? OH- से ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब है ये -7 से ज्यादा वैल्यू होगा। -7 से ज्यादा क्या हो सकता है? -6, -5, -4, -3। आप जानते हैं निगेटिव में पावर जितना कम रहता है वो वैल्यू उतना बड़ा होता है, ठीक है। तो जितने भी एसिडिक सब्सटेंस होंगे, ठीक है, जितने भी एसिडिक सब्सटेंस होंगे उनका H+ का कंसंट्रेशन वो क्या होगा? 10⁻⁻7 से ज्यादा होगा, ठीक है। 10⁻⁻7 से ज्यादा मतलब क्या हो सकता है? 10⁻⁻6 हो सकता है। आप जानते हैं निगेटिव में जितना कम करते हैं उतना ज्यादा हो जाता है। तो ये सब वैल्यू, और इसका जो पीएच निकालेंगे तो क्या होगा? 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। या जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है तब उसका क्या आ जाएगा? पीएच वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 7 के इस तरह से हम लोगों को एक स्केल मिलता है। इसी स्केल को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं, जिस स्केल के द्वारा हम यह बता सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस का एसिडिक है या बेसिक है। जैसे अगर आपको दे दिया हो कि ए सब्सटेंस हैज पीएच वैल्यू 4, डिटरमाइन वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 4 है तो आप बताइए कि वो सब्सटेंस एसिडिक होगा या बेसिक होगा। हम लोग देखेंगे कि इधर न्यूट्रल है, इससे ज्यादा अगर होता है तो बेस होता है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। और 7 से जब कम रहता है, देख लीजिए, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। तो पीएच वैल्यू इसकी 4 है, हम बोलेंगे वो क्या है? एक एसिड है। उसी तरह क्वेश्चन पूछेगा ए सब्सटेंस हैविंग पीएच वैल्यू 11 डिटरमाइन वेदर इट इज एसिड और बेस और न्यूट्रल सब्सटेंस। हम बोलेंगे सिंस इट्स पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7। 11 क्या होता है? 7 से बड़ा होता है, therefore it is a base। तो जिस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 होगा वो सब्सटेंस न्यूट्रल होगा। जिस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू 7 से कम होगा वो सब्सटेंस एसिडिक होगा। और जिस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा वो सब्सटेंस क्या होगा? बेसिक नेचर का होगा या बेस होगा, ठीक है। अब उसमें भी एक, हाँ कुछ बोल रहा है? चलो ठीक है। तो न्यूट्रल सब्सटेंस आपको समझ में आ गया।
न्यूट्रल का पीएच 7, एसिडिक का पीएच लेस देन 7, बेसिक का पीएच ग्रेटर देन 7। और उसमें भी अगर आप गौर करें तो जितना H+ का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो 7 से भी बड़ा 6 है, 6 से भी बड़ा 5 है, 5 से भी बड़ा 4 है। कहने का मतलब है अगर हम पीएच पेपर पर देखें तो जितना हम लेफ्ट की ओर जाएंगे वो सब्सटेंस उतना ज्यादा एसिडिक होगा। कहने का मतलब उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसीलिए हम यहाँ देखिए एक चार्ट रेंज बना दिए। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल से थोड़ा थोड़ा वीक एसिड, और जैसे ही और आगे बढ़ते गए तो इधर स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो 3.5 के आसपास जो उससे कम जो होता है पीएच वैल्यू जिसका, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। उसी तरह 7 से इधर चले जाएंगे तो 7 से इधर क्या होगा कि सबसे पहले जैसे से राइट जाएंगे वीक बेस, और जैसे और बढ़ते चले जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। तो याद रखना है जितना हम लेफ्ट जाएंगे एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा बढ़ेगा, और जितना हम राइट जाएंगे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। आप जानते हैं हर एसिड में बेसिक कैरेक्टर एसिडिक कैरेक्टर दोनों होता है, और हर बेस में एसिडिक बेसिक कैरेक्टर दोनों होता है। बस अंतर क्या होता है कि बेस में बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, और एसिड में एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, बेसिक कैरेक्टर कम होता है। हर इंसान अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा इंसान उसको कहते हैं जिसके अंदर अच्छाई ज्यादा हो, बुराई कम हो। बुरा इंसान उसको कहते हैं जिसके अंदर बुराई ज्यादा हो, अच्छाई कम हो। तो आपको समझ में आ गया कि पीएच वैल्यू पर से कैसे वेरी करेगा। हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके लिए टर्म दिया गया है कि हाइयर द पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू जितना ज्यादा होगा स्ट्रॉन्गर द बेस, बेस उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। पीएच वैल्यू जितना ज्यादा होगा बेस उतना ही मजबूत होगा। तो आपको क्वेश्चन में दे सकता है, ओलंपियाड वगैरह में देता है कि एक सब्सटेंस ए है जिसका पीएच वैल्यू 3 है, दूसरा सब्सटेंस बी है जिसका पीएच वैल्यू 11 है। तो बताइए दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है और कौन ज्यादा बेसिक है। ठीक है, हम लोग पीएच पर देखेंगे। हमने पढ़ा कि पीएच वैल्यू जितना ज्यादा होता है बेस उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो 3 और 11 में पीएच वैल्यू ज्यादा कौन हुआ, 11 हुआ। ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगर हमको स्ट्रॉन्ग एसिड निकालना है, अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड कमजोर होगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन हो जाएगा, ये वाला। या एसिड के लिए भी हम एक टर्म लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हाइयर द पीएच वैल्यू, लोअर कर दीजिए, लोअर द पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू जितना कम होगा एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर द एसिड। आप देख लीजिए, आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कम करते जा रहे हैं एसिड और स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पीएच का रीडिंग हो गया। इसके आधार पर हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिडिक ज्यादा है कि बेसिक ज्यादा है, कोई सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल इंडिकेटर। इस तरह से क्या है, आप बहुत सारे सब्सटेंस का चार्ट पेपर दिया रहता है, उसका पीएच वैल्यू एक्सपेरिमेंटली ट्राई किया गया है, आपके बुक में भी होगा। कुछ एक सब्सटेंस को देखकर आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको ध्यान में भी रख सकते हैं आगे के यूज में। ठीक है, किन किन एसिड से हमको बचना है, कौन एसिड ज्यादा प्रभाव नहीं करता है। जैसे आप HCl का वैल्यू देखिए, H2SO4 का वैल्यू देखिए, HNO3 का वैल्यू देखिए, इन सब का वैल्यू क्या होता है, बहुत ही कम होता है। जैसे देखिए कहता है कंसंट्रेटेड HCl जो है इसका पीएच वैल्यू 0 है। समझ जाइए कितना डेंजरस है, कहने का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। उसी तरह अगर डाइल्यूट है HCl तो उसकी पीएच वैल्यू 1.0 है। उसी तरह लेमन जूस है, लेमन जूस है साइट्रिक एसिड आप जानते हैं, इसमें क्या होता है 2.5। उसी तरह विनेगर का 4,
टोमेटो जूस का 4.1, कॉफी का 5.0, प्योर वाटर का 7, आपके सलाइवा खाने से पहले सलाइवा का वैल्यू कितना रहता है 7.4, कहने का मतलब बेसिक रहता है। और जब खाना खा लेते हैं तो आपका जो सलाइवा है उसका पीएच वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है 5.8, कहने का मतलब एसिड जनरेट होता है। और आप जानते हैं डाइजेशन में एसिड जनरेट होता है, हम लोग पढ़े हैं बायोलॉजी में। उसी तरह ब्लड का भी दिया हुआ है, बेकिंग सोडा का दिया हुआ है, वॉशिंग सोडा का दिया हुआ है। इन सब सब्सटेंस का पीएच वैल्यू आपको दिया रहता है, आप उस जगह से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। कि हमने अभी तक जितने भी इंडिकेटर्स पढ़ा उसमें एक ही चीज है, क्या चीज, कि सिर्फ उसके कलर चेंज के आधार पर, उसके स्मेल चेंज के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। लेकिन अभी तक हमको ये मालूम नहीं चला है कि अगर वो एसिड है तो कितना स्ट्रॉन्ग है, और अगर वो बेस है तो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी इंडिकेटर्स हम पढ़े हैं उनसे सिर्फ ये मालूम चलता है कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। लेकिन अगर हमको ये पता करना हो वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है तो हमको किससे मालूम चलेगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। एन इंडिकेटर विच डिटरमाइंस हाउ स्ट्रॉन्ग एन एसिड और ए बेस इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर। कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है अगर वो बता दे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर कैसे बनाया जाता है, तो बहुत सारे कलर्स को, डाइस को, सब्सटेंस को मिलाकर ये यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया जाता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो है बहुत सारे कलर्स बनते हैं। ठीक है, वो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है किसी भी सब्सटेंस के अंदर जाने पर अलग अलग कलर का कलर शो करता है। 1 2 3 ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, अलग अलग सब्सटेंस में डिप करने पर अलग अलग कलर प्रोड्यूस करता है। और उसी कलर के द्वारा हमको मालूम चलता है कि ये सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। इसके कलर का वेरिएशन कैसा है, तो सबसे पहला डार्क रेड कलर, ठीक है, फिर इसका डार्क रेड से ये रेड बन जाता है, फिर हल्का रेड बन जाता है, और रेड जब और धीरे धीरे बदलने लगे तो कौन सा कलर होता है, ऑरेंज कलर होता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, हल्का ऑरेंज, फिर ये धीरे धीरे और हल्का होने लगेगा तो पूरा पूरी ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, ऑरेंज फिर धीरे धीरे हल्का होता है तो किस कलर में बदलता है, येलो में बदलता है। मैचिंग के बारे में जो साड़ी कपड़ा वगैरह खरीदती है उसको ज्यादा जानकारी होगा, भयानक भयानक तरह का कलर होता है कपड़ा वगैरह में। ठीक है, छींट टीट क्या क्या बोलती है, तो ये हुआ छींट, हल्का जो होता है उसको छींट बोलते हैं। तो कलर अपना देख लेना, हम वेरिएशन बता देते हैं। इस जो है इधर रेड होता है और सबसे इधर ये कौन सा कलर हो जाएगा आपका, वायलेट या ब्लू कलर। आप जानते हैं ब्लू से, सॉरी, रेड से ब्लू की ओर। ठीक है, हमारा लिटमस पेपर भी वही करता था, लेकिन उसमें 2 ही कलर होता था, या तो ब्लू या तो रेड। लेकिन यहाँ रेड कलर का बहुत सारा वेरिएशन होता है, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस हिसाब से स्ट्रॉन्ग कलर, और जितना ज्यादा डार्क, सॉरी जितना लाइट मतलब कमजोर उतना कमजोर कलर। आप देखिए डार्क रेड जब हल्का होता है, रेड हल्का रेड ऑरेंज में बदलने लगा, ऑरेंज पक्का पक्की हो गया, हल्का येलो कलर आ रहा है, अब बन गया येलो। इसकी वैल्यू हो गई एसिड पर 1 2 3 4 5 6 7, 7 में तो ग्रीन हो जाता है, इसी को येलो बना देता। ठीक है, इसको ग्रीन बना, और यही ग्रीन धीरे धीरे बदलते बदलते ब्लू होता है, और ब्लू बदलते बदलते वायलेट कलर हो जाता है। आप जानते हैं ब्लू से वायलेट के बीच में बहुत सारा कलर होता है, तो उतना हमको नहीं मालूम है। ये देखो एक अलग, ये अलग ब्लू है, ये अलग ब्लू है ना, और भी बहुत सारा ब्लू कलर होता है। तो कौन कौन सा कलर होती है, आसमानी, बैगनी, बाकी सब देख लेना। इस तरह से क्या होता है, कलर का वेरिएशन होता है। ठीक है, और उसी के आधार पर
जिस तरह का कलर बदलेगा सब्सटेंस, उसी के आधार पर हम बोल देते हैं उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी एक सॉल्यूशन में हम इस लिटमस पेपर को डालें। ठीक है, जैसे ही इस लिटमस पेपर को हम उस सॉल्यूशन में डालते हैं, अगर मान लीजिए उसका कलर क्या बन जाता है, ऑरेंज हो जाता है, उस लिटमस पेपर का कलर ऑरेंज हो जाता है, हम बोलते हैं कि वो लिटमस पेपर जो है वो पीएच वैल्यू कितनी है उस सब्सटेंस की, उस सब्सटेंस की पीएच वैल्यू है यही 4 या 5 के रेंज में। ठीक है, तो इस तरह से अपना कलर चेंज करते जाइए। ओ जीरो में छूट गया ना, जीरो से तो ठीक है, जीरो में छूट गया। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 ऑरेंज, ऑरेंज येलो, इधर येलो, इधर ग्रीन, ग्रीन। ठीक है, इस तरह से जो भी कलर चेंज करता है उसके आधार पर हम बता देते हैं कि सब्सटेंस का पीएच वैल्यू कितना है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो वीक एसिड है। और आपको इस तरह से क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछता है, क्या पूछेगा, जैसे कहेगा ये सब्सटेंस या ये सॉल्यूशन या ए यूनिवर्सल इंडिकेटर व्हेन डिप्ड इन ए सॉल्यूशन इट्स कलर बिकम्स पर्पल, इसका कलर क्या हो जाता है, पर्पल हो जाता है। तो बताइए व्हाट इज द pH value of that substance and also mention whether it is a acid, a base, a strong acid or a strong base। कहेगा आपसे पूछ सकता है कि कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर को डालने पर उसका कलर पर्पल हो जाता है, तो आप हमको बताइए वो उसके एसिड या बेसिक नेचर के बारे में बताइए। हम क्या बोलेंगे, इसका कलर पर्पल चेंज हो रहा है, पर्पल कलर कितने वैल्यू का होता है, 11 वैल्यू का होता है, इसका मतलब इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 11 है। और किसी सब्सटेंस का पीएच वैल्यू अगर 11 होता है तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं 7 से लेके रेंज अपना निकाल लेना है 8 9 10, 3 इधर रखिए, आधा इधर रखिए, फिर 3.5 इधर, टोटल 7 का रेंज है, तो 7 का मिड क्या होगा, 3.5 होगा। तो 10.5 से ज्यादा हो गया तो स्ट्रॉन्ग बेस, 10.5 से कम हुआ तो वीक बेस। उसी तरह इधर भी देख लीजिए 3.5 से ज्यादा हुआ तो वीक एसिड, 3.5 से कम हुआ तो स्ट्रॉन्ग एसिड। हम लोग इस तरह से बता सकते हैं पीएच वैल्यू। ठीक है, आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज द कलर ऑफ वाटर इन यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर में वाटर जो न्यूट्रल सब्सटेंस है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, 7 का कलर क्या है, ग्रीन है। हम लोग बोलेंगे द कलर ऑफ द लिटमस पेपर या यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ग्रीन। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे डेली लाइफ में पीएच वैल्यू का कहाँ-कहाँ इंपॉर्टेंस है, कहाँ-कहाँ ये अपना भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आप लोग पहले से भी पढ़ते आए हैं। सबसे पहले तो डाइजेशन में हम लोग पीछे अभी बहुत सारे एग्जांपल्स को देखे कि हमारे फूड के डाइजेशन में ये पीएच बहुत मायने रखता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा उसमें पीएच मायने रखता है। किस तरह से, आप जानते हैं कि जब आप किसी फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो उसमें एसिड प्रोड्यूस होता है, और अगर ये एसिड ज्यादा हो जाएगा, कहने का मतलब अगर इसकी पीएच की वैल्यू बहुत कम हो गई तो क्या होगा, आपके पेट में एसिडिटी हो जाता है। और फिर उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा पीएच वैल्यू वाले सब्सटेंस को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ठीक है, या सोडा हम लोग खाते हैं, कॉस्टिक सोडा, उसकी भी पीएच वैल्यू क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि बेस है। तो एक तो एसिडिटी में ये काम करता है हमारे फूड के डाइजेस्टिव सिस्टम में, दूसरा पीएच वैल्यू के चेंज करने की वजह से हमारा दांत भी सड़ता है। टूथ डिके जो होता है बच्चों में अक्सर देखा जाता है, जो बच्चे बहुत ज्यादा टॉफी, आइसक्रीम
बिस्किट ये सब खाते हैं, उनका दांत बहुत जल्दी सड़ जाता है, खत्म हो जाता है, डीके कर जाता है। इसका कारण क्या है कि आप जानते हैं कि चॉकलेट, बिस्किट, ठीक है, आइसक्रीम, इन सब में क्या चीज ज्यादा रहता है? शुगर की मात्रा ज्यादा रहती है। शुगर जो है ये ज्यादा अमाउंट में रहता है, और जब हम लोग इस शुगर को कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है? जब हम लोग इस शुगर को कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया है ये इस शुगर को ब्रेक करने का काम करता है, और शुगर के ब्रेक करने से क्या होता है? एसिड का फॉर्मेशन होता है, और यही एसिड हमारे दांत बनाना तो मुश्किल। चलो समझ ठीक है। यही एसिड क्या करता है? ये हमारे इस दांत के ऊपर चिपक जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग ज्यादा खाने लगते हैं शुगर तो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, और जैसे ही इसके पीएच वैल्यू 5.5 से कम होने लगे तो कहने का मतलब है अब धीरे धीरे एसिड स्ट्रॉन्ग होने लगेगा। क्योंकि आप पढ़े हैं 0 से 7 और यहाँ बीच में 3.5, ये भी है ये भी है, तो ठीक है। ये हम मान लीजिए 5, 6, 7, 4। तो अगर 5.5 से कम होता है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ बढ़ने लगता है, और जब एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो आप जानते हैं आपका दांत किससे बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट से। आपका दांत किससे बना हुआ है? कैल्शियम फॉस्फेट से। इसमें कैल्शियम की मात्रा रहती है, और ये कैल्शियम आप पढ़े हैं कि मेटल जो है वो क्या करता है? एसिड से रिएक्शन कर लेता है, और इस वजह से आपका दांत डिके करने लगता है, ठीक है। तब इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं उस टूथपेस्ट में क्या करते हैं? बेसिक सब्सटेंस का या साल्ट का ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। क्या आपके प्रचार करती है ना, क्या नाम है, सोनाक्षी सिन्हा, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? यही नमक क्यों डालते हैं? क्योंकि ये क्या करेगा? अगर कोई बेस रहेगा या कोई साल्ट रहेगा ये इस एसिड से रिएक्शन कर लेगा, और एसिड से जैसे ही रिएक्शन कर लेगा हमारा जो ये कैल्शियम है, कैल्शियम फॉस्फेट है, ये बच जाएगा, ये सुरक्षित रह जाता है, ठीक है। इस तरह से टूथ के डिके में भी पीएच वैल्यू का इंपोर्टेंस है। उसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स जितने भी होते हैं उनमें भी क्या होता है? पीएच वैल्यू के प्रति सेंसिटिवनेस पाया जाता है। जैसे आप अपने मिट्टी को देखिए कि मिट्टी में क्या होता है, आप जानते हैं कि कोई भी बढ़िया फसल, बढ़िया क्रॉप्स को उगने के लिए जो मिट्टी चाहिए वो न्यूट्रल चाहिए, उसकी पीएच वैल्यू 7 होनी चाहिए। लेकिन ज्यादा फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए ज्यादा फर्टिलाइजर्स का जब हम यूज करने लगते हैं तो उस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू क्या होने लगता है? 7 से कम होने लगता है, ठीक है। ये घटने लगता है, और कभी कभी इतना कम हो जाता है इसका पीएच वैल्यू, या कम मतलब जैसे मान लीजिए 4 से लेस हो गया, और कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, ठीक है। जो हम लोग निर्भर करता है कि फर्टिलाइजर्स कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजर्स के यूज की वजह से या तो पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाता है या पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाता है। तो अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा? जो प्लांट्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो इसको झेल नहीं पाते हैं एसिड्स को, और वो या तो गलत तरीके से उपजते हैं या बिल्कुल ही नहीं उपजते हैं, ठीक है। और तब हम लोग क्या करते हैं? उसके पीएच वैल्यू को मेंटेन करने के लिए उसके अपोजिट प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस या फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपके सॉइल की पीएच वैल्यू कम हो गई है, 7 से कितनी हो गई? 4 हो गई, 7 से 4 हो गई
कहने का मतलब हमारा सॉइल कैसा हो गया है, अभी एसिडिक हो गया है। तब हम लोग क्या करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो कैसा लेते हैं, बेसिक फर्टिलाइजर्स लेते हैं। कहने का मतलब उसके अंदर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, और ये बेसिक कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा ये इस एसिड से रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा, न्यूट्रल सब्सटेंस बना देगा, और हमारा प्लांट बढ़िया से ग्रो करेगा। ठीक है। उसी तरह अगर पीएच वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो सॉइल एसिडिक की जगह बेसिक बन जाता है। तब जो हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं वो फर्टिलाइजर्स कैसा होता है, एसिडिक होता है। ये फर्टिलाइजर्स क्या करेगा, इस बेसिक सब्सटेंस से रिएक्शन करके न्यूट्रल बन जाएगा। इसीलिए अलग अलग तरह का फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है। जैसे आप लोग बोरा पर लिखा हुआ देखेंगे एनपीके लिखा रहता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम। उसी तरह फॉस्फेट का अलग आता है, ठीक है, ये H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड वाला, ये इसको फॉस्फेट वाला कहते हैं, ये अलग होता है। नाइट्रेट वाला फर्टिलाइजर्स अलग होता है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट वाला फर्टिलाइजर्स अलग होता है। तो अलग अलग तरह के फर्टिलाइजर्स का यूज हमारे खेतों में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का भी यूज करते हैं। अगर एसिडिक ज्यादा हो गया तो आप क्या यूज कर सकते हैं, क्विक लाइम यूज कर सकते हैं। चुनाव देखिए छिड़कता है लोग खेतों में, उसका कारण क्या है, यही कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब जानते हैं आप, बेसिक कैरेक्टर का होता है। इनको हम लोग एसिडिक सॉइल में यूज करते हैं। तथा इसके ये तो प्लांट्स की बात हो गई, तथा एनिमल्स के ऊपर भी पीएच वैल्यू का प्रभाव पड़ता है। आप जानते हैं कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं या एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो न्यूट्रल वाटर में बढ़िया से सरवाइव करते हैं, और किसी कारणवश अगर क्या हो जाता है, पानी के अंदर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा आ जाता है, और वो कैसे आ सकता है, तो इंडस्ट्रीज से या फैक्ट्री से जो आप केमिकल बाहर निकालते हैं वो केमिकल्स क्या होता है, उस वाटर में मिल जाता है, और वाटर के भीतर धीरे 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 एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है। और अगर एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है वाटर के भीतर, क्या हो गया, एसिडिक कैरेक्टर अगर ज्यादा हो गया तो ये इस वाटर को आयंस में तोड़ेगा, और अगर आयंस में तोड़ेगा तो फिर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में तो टूटेगा नहीं। और आप जानते हैं जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको जीने के लिए वाटर में से ही ऑक्सीजन गैस चाहिए होता है, और वो उनको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। ठीक है। और फिर हम लोग इससे बचने के लिए क्या करते हैं, इन वाटर्स के ऊपर हेलीकॉप्टर के द्वारा, एरोप्लेन के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे अगर ज्यादा एसिडिक हो गया हो तो बेसिक गैस का छिड़काव किया जाता है। ये गैस जो है ये वाटर में जाता है, और ये वाटर में डिसॉल्व होके इसको क्या कर देता है, न्यूट्रल बना देता है। इस तरह से ये हम लोगों का हो गया पीएच वैल्यू का। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे सेल्फ डिफेंस में कुछ प्लांट्स या एनिमल्स वो भी क्या करते हैं, पीएच वैल्यू का यूज करते हैं। सांप आपको काट लेता है, चींटी आपको काट लेती है अपने बचाव में, तो उसमें क्या होता है, आपके अंदर एसिड ज्यादा दे देती है। उसी तरह प्लांट्स भी ऐसे हैं बहुत सारे जो क्या करते हैं, आपके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं किसी न किसी एसिड को जो आपको जलन पैदा करता है, और आप उस प्लांट से दूर हट जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका पीएच वैल्यू का हमारे डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉल्ट। ठीक है। सबसे पहले सॉल्ट, यह लैंग्वेज था, थ्योरेटिकल था अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे। इसका नोट्स है बना हुआ, दे देंगे, इसका क्वेश्चन कभी कभार आता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सॉल्ट। हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब कोई एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। यही से सॉल्ट का कर सकता है, और ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला सॉल्ट का डिफिनेशन यहीं से आप लिख सकते हैं। सॉल्ट जो है वो कैसे फॉर्म होता है, किसी एसिड का किसी बेस के रिएक्शन से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो डिपेंड करता है
इसके आयंस पर। आप जानते हैं जितने भी सॉल्ट हैं वो क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, क्योंकि ये बने ही कैसे हैं, एसिड और बेस के आयंस से बने हुए हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि HCl और NaOH ये दोनों जब रिएक्शन करता है, इसमें से Cl माइनस आयन ब्रेक होता है, इसमें से Na प्लस आयन ब्रेक होता है, और इन्हीं दोनों आयंस के कॉम्बिनेशन से ये NaCl सॉल्ट बनता है। तो इनके आयंस के आधार पर इनके टाइप्स को लिखा गया है। जैसे जिनके लास्ट में क्लोराइड आयन होगा हम लोग उसको क्लोराइड साल्ट कहते हैं, ठीक है। क्लोराइड साल्ट का मतलब क्या हो गया, इसके लास्ट में Cl होगा, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये सब जो साल्ट्स हैं ये कौन से साल्ट है, क्लोराइड साल्ट है। उसी तरह सल्फेट साल्ट भी होता है, जिसके लास्ट में कौन सा आयन हो, सल्फेट आयन है, ठीक है, उसको हम लोग सल्फेट साल्ट कहते हैं। जैसे इसी रिएक्शन में हम क्या करें, इस जगह पर करते हैं Cl की जगह H2SO4, आप जानते हैं क्या बनेगा, Na2SO4। इधर से सल्फेट आयन टूटेगा, ब्रेक करेगा, और इधर से Na+, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, Na2SO4। सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, ये सब कौन से साल्ट्स हैं, सल्फेट साल्ट हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी फैमिली है साल्ट का, जैसे कि नाइट्रेट फैमिली हो सकता है, कार्बोनेट फैमिली हो सकता है। जैसे सोडियम कार्बोनेट आप लोग पढ़े, सोडियम बाइकार्बोनेट आप लोग पढ़े, कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग पढ़े, ये सब किस कैटेगरी का साल्ट है, CO3 कैटेगरी का साल्ट है, कार्बोनेट कैटेगरी का साल्ट है, ठीक है। उसी तरह नाइट्रेट का भी होता है, पोटासियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये सब नाइट्रेट, हाँ सिल्वर नाइट्रेट भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब नाइट्रेट फैमिली का साल्ट है, ठीक है। ये हुआ साल्ट का फैमिली। उसके आयंस के आधार पर, या आप जरूरी नहीं है कि आप पीछे वाला ही लीजिए, आगे वाले के आधार पर भी बोला जा सकता है, ठीक है। जैसे हम लोग मैग्नीशियम साल्ट बोल सकते हैं, तो मैग्नीशियम साल्ट में क्या क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड आ सकता है, मैग्नीशियम का, और देख लीजिए सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट आ सकता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट है, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट आ सकता है। तो आप आगे के फैमिली से, पॉजिटिव आयन से या नेगेटिव आयन से किसी का भी फैमिली बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम कार्बोनेट बोल सकते हैं। इसी तरह आप सोडियम फैमिली का साल्ट भी बोल सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, ये आप किसी भी, आप पॉजिटिव आयंस को लेकर भी फैमिली बना सकते हैं या नेगेटिव आयंस को लेकर भी फैमिली साल्ट का बना सकते हैं, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए, ये एग्जांपल्स दे दिया जाए और पूछा जाए बताइए ये किस फैमिली का साल्ट है, हम देखेंगे कि उनमें कौन सा आयन कॉमन है। जैसे इन तीनों को अगर हम देख रहे हैं तो Cl आयन जो है माइनस आयन, ये तीनों में कॉमन है, सब में क्लोरीन है, तो लोग बोलेंगे ये क्लोराइड साल्ट है। उसी तरह अगर हमसे पूछेगा कि बताइए ये किस फैमिली का साल्ट है, फैमिली ऑफ साल्ट का मतलब होता है कि कौन सा आयन उसमें कॉमन है। हम इसमें देख रहे हैं मैग्नीशियम कॉमन है, क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम फैमिली का ये साल्ट है, ठीक है। इसके अलावा पीएच वैल्यू के आधार पर, ये तो फैमिली के आधार पर हुआ, आयंस के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं पीएच वैल्यू के आधार पर साल्ट कितने तरह का होता है, ठीक है। तो जैसे आप जानते हैं पीएच का वैल्यू 3 तरह से हो सकता है, इक्वल टू 7, पीएच का वैल्यू लेस देन 7, पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7। तो ऐसा साल्ट जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है उसको हम लोग न्यूट्रल साल्ट बोलते हैं। इसके अंदर कैरेक्टर न्यूट्रल होगा, और ये कैसे फॉर्म हुआ होगा तो याद रखिएगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड रहना चाहिए और स्ट्रॉन्ग बेस रहना चाहिए, तब जो साल्ट बनता है ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। जैसे HCl आप जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH कास्टिक सोडा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके मिलने से जो साल्ट बनेगा ये न्यूट्रल साल्ट होगा। उसी तरह अगर पीएच वैल्यू 7 से कम हो गया तो ऐसे सॉल्ट को हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहते हैं,
और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा हो गया तो बेसिक सॉल्ट कहते हैं। कहने का मतलब इसमें थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा और इसमें थोड़ा बहुत बेसिक कैरेक्टर आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इसलिए हुआ होगा कि मान लीजिए एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है, बेचारा न्यूट्रल करने में परेशान हो गया होगा। न्यूट्रल तो कर दिया होगा लेकिन थोड़ा बहुत चूंकि यह स्ट्रॉन्ग है तो कुछ न कुछ कैरेक्टर बेस का इसमें रह गया होगा, उसको हम लोग बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। इसी तरह इसको देखिए, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और बेस अगर वीक हुआ तो न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। चलिए देखिए, तो अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तब तो एक दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। आप जानते हैं राम रावण की लड़ाई में ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो गया, और अगर राम किससे लड़ने लगे, उसके छोटे भाई से लड़ने लगे, तो क्या हो जाएगा, राम का प्रभुत्व ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है और वो किसी वीक बेस से रिएक्शन करे तो पूरा पूरी इस एसिड का इफेक्ट न्यूट्रल नहीं हो पाता है, और वैसे एसिडिक सॉल्ट को हम लोग एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स को देखिए, आप जानते हैं HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस हमको वीक लेना है। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड मत लीजिए, जो वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस का एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं, उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप जानते हैं, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वीक बेस है। ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, इधर से प्लस आयन आएगा, याद रखना है बेस से प्लस आयन आता है और इधर से माइनस आयन, तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। ये जो एक साल्ट है, ये साल्ट कैसा होता है, एसिडिक साल्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर अभी भी रह जाता है। अगर इसको आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर में देंगे तो इसका कलर ग्रीन नहीं दिखेगा, इसका कलर क्या दिखेगा, येलो या ऑरेंज दिख सकता है। ठीक है, कहने का मतलब इसके अंदर अभी भी एसिडिक कैरेक्टर मौजूद प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए बेसिक सॉल्ट, कि अगर एसिड कमजोर हो, बेस ज्यादा मजबूत हो, तो बेस का इफेक्ट रह जाता है, और वैसे सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए सोडियम कार्बोनेट, ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है बेसिक सोडा, ये हम आपको बार बार बता रहे हैं इसका यूज, कि आप लोग इसका यूज करते हैं एसिड को न्यूट्रल करने में। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये किससे बना हुआ है, तो सबसे पहला आप जानते हैं, देखिए कुछ बच्चे पूछते हैं सर आप कैसे पता करते हैं ये कौन से एसिड कौन से बेस से बना हुआ है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, हमेशा एक ही चीज याद रखना है कि पॉजिटिव किसी भी साल्ट में पॉजिटिव वाला चार्ज जो है वो बेस से आता है और निगेटिव वाला आयन जो है वो एसिड से आता है। ठीक है, हम इसको दो आयन्स में तोड़ते हैं। आप जानते हैं सोडियम प्लस होता है, कार्बोनेट माइनस होता है। हम आपको अभी क्या बताए, पॉजिटिव वाला बेस से आता है, तो बेस के साथ हाइड्रोक्साइड आयन मिला होगा ना, तो इसके साथ हाइड्रोक्साइड आयन को मिला दीजिए, बन गया NaOH। अब देखिए निगेटिव वाला चार्ज एसिड से आता है, तो एसिड में H प्लस होगा ना, इसमें मिला दीजिए H प्लस। आप जानते हैं यहाँ 1 प्लस यहाँ 2 माइनस, तो 1 यहाँ आ जाएगा 2 यहाँ आ जाएगा, तो H2CO3, ये ब्रेकिंग होगा। आप देखिए ये बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और कार्बनिक एसिड, कार्बन रिलेटेड जितने भी एसिड होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, वो आप पढ़ चुके हैं, वो क्या होते हैं, जो कार्बनिक एसिड, हाँ ऑर्गेनिक एसिड हमेशा वीक एसिड होते हैं, और इसीलिए स्ट्रॉन्ग बेस से जब वीक एसिड रिएक्शन करता है
तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बेसिक कैरेक्टर रह जाता है, और ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, लेकिन ये है क्या, एक साल्ट है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं हम लोग। कल जो है हम लोगों को कुछ कॉमन साल्ट्स के बारे में पढ़ना है, कुछ ऐसे साल्ट्स के बारे में पढ़ना है